नमस्कार। कुछ फिल्में होती हैं जो बू कहकर डराती हैं और फिर कुछ होती हैं रात जैसी, जो आपके दिमाग में बस जाती हैं और मतलब हफ्तों तक बाहर ही नहीं निकलती। बिल्कुल। आज हम 1992 की इसी कल्ट क्लासिक के डर की आप कह सकते हैं चीरफाड़ करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसका असली डर पर्दे पर नहीं बल्कि हमारे अंदर पैदा होता है। सही बात है। तो हमारा मकसद इस कहानी के किरदारों या घटनाओं को सिर्फ दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि फिल्म बिना किसी मॉन्स्टर या सस्ते जंप स्केयर के एक गहरा, एक मनोवैज्ञानिक डर का माहौल कैसे बनाती है। बिल्कुल। तो चलिए शर्मा परिवार के उस नए घर में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत होती है शर्मा परिवार से। मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी, हाँ, और उनकी बेटी मिनी और एक छोटा बेटा भी है, गुड्डू। बिल्कुल। एक नया शहर, एक नया घर, एक नई जिंदगी की उम्मीद। घर थोड़ा पुराना है लेकिन उसमें एक नई शुरुआत का एहसास है। पर उस घर में एक अजीब सी खामोशी भी है जो बेचैन करती है। हाँ, और यहीं से निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपना काम शुरू कर देते हैं। विश्लेषण में एक खास बात ये सामने आती है कि घर को शुरू से ही एक किरदार की तरह दिखाया गया है। अच्छा। कैमरा दीवारों पर पड़े सीलन के धब्बों, उखड़े हुए पेंट और खासतौर पर घर के कोने में बने उस पुराने वीरान से आउटहाउस पर बार बार ठहरता है। हाँ, वो आउटहाउस। ये सब इशारे हैं कि इस घर का एक अतीत है, एक कहानी है जो वो छुपाए बैठा है। और इसी घर में उस कहानी की पहली दस्तक होती है, एक काली बिल्ली की शक्ल में। मिस्टर शर्मा, जो एक पढ़े लिखे प्रैक्टिकल इंसान हैं, उसे देखकर चिढ़ जाते हैं। वो अंधविश्वास को नहीं मानते और गुस्से में उसे भगाने के लिए एक डंडा उठा लेते हैं। और यहाँ स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। क्या? बिल्ली की मौत सिर्फ एक बुरा शगुन नहीं है, ये परिवार के मुखिया मिस्टर शर्मा के मॉडर्न तर्क की पहली हार है। मतलब? वो अंधविश्वास को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में अनजाने में वो अलौकिक दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। उनकी प्रैक्टिकल सोच ही उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। तो मतलब वो जिसे भगाना चाह रहे थे उसे उन्होंने अनजाने में अंदर आने का रास्ता दे दिया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिल्ली के मरते ही उसी रात मिनी को उस मरी हुई बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज सुनाई देती है। यही है, ये डर की पहली फुसफुसाहट है। अच्छा। बिल्ली यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। उसकी मौत के साथ ही वो अनदेखी शक्ति घर में दाखिल हो जाती है और उसे अपना पहला निशाना मिल जाता है, मिनी। इसके बाद मिनी का बदलना शुरू होता है। वो लड़की जो हमेशा हंसती खेलती थी अब खोई खोई और चिड़चिड़ी रहने लगी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अकेले बैठ के उस आउटहाउस को घूरते रहना। और परिवार सोचता है कि ये शायद नए माहौल का असर है, टीनेज का दौर है। वो असल खतरे को देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खतरा धीरे धीरे बहुत चालाकी से आ रहा है। वो कोई भूत बनकर सामने नहीं आता। वो मिनी के स्वभाव को, उसकी पहचान को अंदर से खोखला करना शुरू करता है। लेकिन बाहरी दुनिया से तो चेतावनियां मिलने लगती हैं। हाँ, मिलने लगती हैं। वो बूढ़ा पड़ोसी जो मिस्टर शर्मा से कहता है इस घर का इतिहास ठीक नहीं है, यहाँ लोग टिकते नहीं। और फिर कॉलोनी का वॉचमैन। हाँ, जो रात में उस घर के पास जाने से भी डरता है क्योंकि उसने वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा इन सब बातों को बकवास कहकर उड़ा देते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये उस दौर के समाज को भी दिखाता है ना? सही बात है। एक तरफ मिस्टर शर्मा का शहरी पढ़ा लिखा वर्ग है जो इन बातों को पिछड़ा हुआ मानता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पीढ़ियों से इन कहानियों के साथ जी रहे हैं। तो ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये दो अलग अलग भारत के बीच का टकराव भी है, तर्क और अनुभव के बीच की लड़ाई। और इस लड़ाई में तर्क बुरी तरह हारने वाला है। इसका पहला सबूत तब मिलता है जब मिनी की दोस्त सुमा उससे मिलने आती है। ओ, वो सीन! बातें करते करते अचानक मिनी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें वो खाली हो जाती हैं और वो सुमा पर जानवरों की तरह हमला कर देती है। उसे अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोच देती है। हाँ, वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और जैसा कि आपने पहले कहा, डरावनी बात सिर्फ हमला नहीं है, नहीं, बल्कि हमले के बाद मिनी का वो भोलापन है। उसे कुछ याद ही नहीं। वो खुद उतनी ही डरी हुई है जितनी उसकी दोस्त। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अपहरण है। वो उसके शरीर में रहते हुए उसे ही उसकी जिंदगी से बेदखल कर रही है। एकदम सही शब्द है, अपहरण। शोध बताते हैं कि यही कब्जे का सबसे भयानक पहलू है, पहचान का मिट जाना। पहचान का मिट जाना। आत्मा यहाँ सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि यादों पर भी कब्जा कर रही है। वो मिनी को उसकी अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बना रही है। तो ये उस आत्मा का पहला शक्ति प्रदर्शन है। हाँ, दुनिया को ये बताने का तरीका कि मैं यहाँ हूँ। इस घटना के बाद
परिवार का डर हकीकत में बदल जाता है। बिल्कुल। घर में काम कर रहे कारपेंटर पे हमला, रात में मिनी का अजीब गहरी आवाज में बातें करना, अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, विज्ञान की शरण में। और विज्ञान भी उन्हें निराश कर देता है। डॉक्टर सारे टेस्ट करता है, लेकिन उसे दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती। वो इसे बस तनाव या क्या कहते हैं टीनेज के मूड स्विंग्स बताकर पल्ला झाड़ लेता है। तो यहीं पर आकर परिवार की मॉडर्न सोच पूरी तरह हार जाती है ना? बिल्कुल। और स्रोत इसी को कहानी का सबसे अहम मोड़ मानते हैं। जब विज्ञान के पास जवाब नहीं होते, तभी डर अपनी सबसे असली शक्ल में सामने आता है। मिस्टर शर्मा, जो हर चीज को तर्क से तौलते थे, अब एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जो उनकी समझ से बिल्कुल परे है। उनकी दुनिया बिखर चुकी है। और इसी बिखरी हुई दुनिया में उन्हें उस घर का राज पता चलता है। वही पड़ोसी बताता है। हाँ, कि सालों पहले उस घर में एक लड़की रहती थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसने गुस्से में पहले अपने प्रेमी की हत्या की और फिर उसी आउट हाउस में खुदकुशी कर ली। अब जाके सारी कड़ियां जुड़ती है। अच्छा? वो आत्मा कोई शैतान नहीं, बल्कि दर्द और धोखे की मारी एक लड़की है। उसे मिनी का शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि मिनी की उम्र और मासूमियत उसे अपनी याद दिलाती है। वो मिनी में अपना अतीत देखती है। बिल्कुल। उसका पुरुषों के प्रति हिंसक व्यवहार, खासकर मिनी के दोस्त दीपक पर हमला, उसके अपने धोखे के दर्द से पैदा हुआ है। वो अपना अधूरा बदला लेना चाहती है। तो परिवार के पास अब एक ही रास्ता बचता है। वो शरद नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि शरद कोई झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक नहीं है। नहीं, वो एक पढ़ा लिखा तार्किक अन्वेषक है। ये किरदार फिल्म को बहुत विश्वसनीय बनाता है। वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। वो घर की ऊर्जा, उसके इतिहास का विश्लेषण करता है। वो बताता है कि आत्मा को सजा नहीं, मुक्ति चाहिए। उसे अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी है। हाँ, उसका ये तार्किक नजरिया इस अलौकिक कहानी को यथार्थ के बहुत करीब ले आता है। और फिर शुरू होता है असली टकराव, एग्जॉर्सिज्म की रात। शरद मंत्र पढ़ रहा है, घर में तूफान आ गया है, चीजें उड़ रही हैं, दरवाजे टूट रहे हैं, और इन सब के बीच मिनी की वो आवाज। वो मिनी की आवाज नहीं है। नहीं, वो एक गहरी दर्द भरी आवाज में चिल्ला रही है, ये मेरा घर है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इस पूरे सीक्वेंस में जो कमाल है वो साउंड डिजाइन और कैमरा वर्क का है। हमें कोई बनावटी भूत नहीं दिखता। डर पैदा होता है हवा की साए से, चीजों के टूटने की आवाज से, और रेवती जो मिनी का किरदार निभा रही हैं, उनके चेहरे के बदलते भावों से। एक पल में मासूम मिनी, हाँ, जो मदद के लिए रो रही है, और अगले ही पल वो सदियों पुराने दर्द से भरी एक आत्मा है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, उसके अकेलेपन की चीख भी है। एक लंबे और भयानक संघर्ष के बाद आखिरकार शरद कामयाब हो जाता है। आत्मा एक काले धुएं की तरह मिनी के शरीर से निकलकर हवा में गायब हो जाती है और घर में अचानक एक अजीब सी शांति छा जाती है। सब कुछ थम जाता है। अगली सुबह मिनी होश में आती है। वो बहुत कमजोर है, लेकिन बिल्कुल सामान्य है। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं। और परिवार एक पल भी नहीं रुकता। वो फौरन वो घर छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा के लिए। और यहाँ पर कहानी खत्म हो सकती थी एक हैप्पी एंडिंग के साथ, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। और यही बात इस फिल्म को एक क्लासिक बनाती है। कैसे? परिवार के जाने के बाद कैमरा खाली घर पर रुकता है, खासकर उस आउट हाउस पर। एक पल के लिए अंधेरे में एक परछाई सी हिलती है, और फिर फिल्म के आखिरी शॉट में अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं, उसी काली बिल्ली की। हाँ। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या आत्मा सच में चली गई, या वो बस कमजोर पड़ गई थी और अब भी वही है, किसी और के आने का इंतजार कर रही है? और यही सवाल फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। बिल्कुल। ये अस्पष्ट अंत ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये डर को सिनेमा हॉल से निकालकर दर्शकों के साथ घर भेज देता है। फिल्म खत्म हो जाती है, पर बेचैनी बनी रहती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुराई कभी पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती है। ये डर ज्यादा गहरा है क्योंकि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो आज हमने रात की कहानी की परतों को खोला और देखा कि कैसे डर सिर्फ आंखों से देखी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक एहसास है। ये डर माहौल से, आवाजों से और एक परिवार के विश्वास के टूटने से पैदा होता है। और ये विश्लेषण एक सवाल भी छोड़ जाता है। जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा दर्द, गुस्सा या अन्याय की यादें बस जाती है,
तो क्या वो ऊर्जा वहां से कभी पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस किसी नए मासूम इंसान के आने का इंतजार करती है? अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए?